हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का एमसीक्यू सीरीज। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। कॉन्सेप्ट देखने से फायदा ये होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, सोडियम एंड द क्लोरीन दोनों रिएक्ट करते हैं और रिजल्ट में सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। किस नाम से? टेबल सॉल्ट के नाम से। जो आपके घरों में सॉल्ट होता है उसको ही हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो आपको पूछा है कि ये बताओ कि जो रिएक्टेंट होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या क्या होगा। ऑप्शन में से देख के बताना है। तो यहां पे लिखा हुआ है ऑप्शन ए, जो रिएक्टेंट है वो सोडियम है और प्रोडक्ट आपका क्लोरीन है। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिएक्टेंट होगा वो होगा सोडियम प्लस में क्लोरीन, और जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा NaCl। तो यहां पे रिएक्टेंट होगा सोडियम भी और क्लोरीन भी, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सोडियम क्लोराइड। तो अगर ऐसा ऑप्शन कहीं पे है तो सीधा आप उस पर टिक मार दोगे। तो यहां पे डी ऑप्शन में लिखा हुआ है रिएक्टेंट इज द सोडियम एंड द क्लोरीन प्रोडक्ट इज द सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फॉर द सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो, सबसे पहले आपको डीकंपोजिशन का मतलब पता होना चाहिए। डीकंपोजिशन का मतलब होता है कि किसी चीज का टूट जाना। किसी भी रिएक्शन में अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है जिसमें आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो टूट के मिल रहा है तो उसको बोलेंगे डीकंपोजिशन। अब जो डीकंपोजिशन होती है वो थर्मल डीकंपोजिशन के नाम से भी जानी जाती है। तो डीकंपोजिशन इज ऑल्सो नोन एज द थर्मल डीकंपोजिशन, क्योंकि जितनी भी 99% जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है उसमें एनर्जी की जरूरत होती है। क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे मैं यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड ले लेता हूं, AlCl3। अब कई लोगों को ये कंफ्यूज होगा कि AlCl3 में 3 कहाँ से आया, तो उसको भी अब ये हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब ये आपका प्रोडक्ट देगा तो यहाँ पे देगा Al प्लस में Cl, दोनों आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। एक AlCl एल्यूमिनियम क्लोराइड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एल्यूमिनियम एंड द क्लोरीन। तो ये ऑल्सो नोन एज द थर्मल डीकंपोजिशन और ऑल्सो नोन एज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर होती है? इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक इमेज शो हुई है। इमेज के अंदर कुछ चीजें दिखाई हुई हैं और आपसे पूछा है कि ये बताओ प्रोडक्ट कौन सा होगा और रिएक्टेंट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं इमेज को थोड़ा लार्ज करके शो करता हूं। तो यहाँ पे आपको पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, जो लेफ्ट हैंड साइड रखे जाते हैं, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे रिएक्शन होती हुई दिखाई दे रही है, इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो H और Cl क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होंगे, और 2H और O2 भी आपका क्या होगा? रिएक्टेंट्स होंगे, और प्रोडक्ट होगा HCl साथ में H2O। तो याद रखना, प्रोडक्ट विल बी HCl और H2O। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे दिया हुआ है आपको? HCl और H और O2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2H O और H2। तो ये तो नहीं हो सकता। HCl 2H और O आपको रिएक्टेंट दिए हुए हैं और प्रोडक्ट दिया हुआ है क्या? HCl और 2H2। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से इमेज शो करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो याद रखना है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट होते हैं वो राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं। अब क्वेश्चंस का थोड़ा सा हार्डनेस बढ़ती जाएगी, क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते जाएंगे। सबसे पहले मैंने इजी क्वेश्चंस को रखे हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा हार्ड और हार्ड, इस तरीके से मैंने जमाए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। एक स्टूडेंट है वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। ये इस तरीके के सिचुएशन और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक स्टूडेंट परफॉर्म करता है एक एक्सपेरिमेंट को, फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम द एल्यूमिनियम एंड द क्लोरीन। तो उन्होंने बोला कि जो एक्सपेरिमेंट करता है उसमें उन्होंने क्या बनाया है? एल्यूमिनियम क्लोराइड उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। किससे? एल्यूमिनियम से और क्लोराइड से, क्लोरीन को और एल्यूमिनियम को मिला के। विच ऑप्शन गिव्स द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। आपसे पूछा है कि कौन सी ऐसी इनमें से जो रिएक्शन है वो कौन सी है जो कि आपको सही तरीके से बताती है एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने का रिएक्शन को। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो एल्यूमिनियम होता है Al प्लस में Cl को 2 की फॉर्म में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे O2 लिखते हैं ऑक्सीजन को, ब्रोमीन को Br2 लिखते हैं, आयोडीन को I2 लिखते हैं, क्योंकि ये अकेले नहीं रख सकते। ये एक साथ एक बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं। तो अकेले रहेंगे तो ये अपने वो क्या खो देंगे? अपनी एग्जिस्टेंस खो देंगे। इसलिए ये एक साथ कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं नॉन मेटल्स। तो एल्यूमिनियम प्लस में क्लोरीन, अब आपका जो बनेगा वो बनेगा AlCl3। क्लियर? अब यहाँ पे आपको बैलेंस करना होता है, और बैलेंस करना अच्छे से आपको आता होगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है। नहीं आता फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे Al1 है, यहाँ पे Al1 है, तो एल्यूमिनियम तो LHS और RHS में दोनों जगह बराबर है। लेकिन यहाँ पे
जो क्लोरीन है वो है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेस में तो कुछ लिख नहीं सकते, हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं तो यहाँ 4 हो जाता, तो मैं यहाँ पे सीधा 3 लिखता हूं, तो यहाँ पे क्लोरीन 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 लिख देता हूं, तो यहाँ पे भी क्लोरीन 3 2 जा 6 हो जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो एल्यूमिनियम इसके आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके की अगर आपको इक्वेशन दिखती है तो दिस इज योर करेक्ट इक्वेशन। तो 2Al कहाँ पे है, तो देखो 2Al 2 ऑप्शन में है, 3Cl कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है कि गिव द रेशियो इन विच द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिप्रेजेंट वाटर बाय द वॉल्यूम। मतलब आपको पता है कि जो वाटर होता है उसको हम H2O बोलते हैं केमिकली। तो यहाँ पे पूछा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में होगा, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होंगे और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होगा, तो 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, 2:1। लेट्स मूव फर्दर। अ रिसर्चर एड्स बेरियम हाइड्रोक्साइड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड को उन्होंने मिलाया है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला और HCl का फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे, HCl प्लस में बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है BaOH का होल ट्वाइस। क्लियर। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन को ढूंढना है आपको, तो किस तरीके से हम बैलेंस इक्वेशन को ढूंढेंगे। अब जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, देखो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो आपका बी होगा वो किसको बाहर निकाल के ले जाएगा, यहाँ पे जो बेरियम दे रखा है वो आपके क्लोरीन के साथ में निकल जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है, ये इसका नेगेटिव आयन होता है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ में बैठ जाएगा। तो यहाँ हमें लिखना होगा BaCl2। क्लियर, इतनी बात तो समझ में आ गई। प्लस में OH और H, OH 2 है तो OH और OH इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये मिलके क्या बन जाएंगे, H2O। तो यहाँ पे बन जाएगा H2O। अब इसको बैलेंस करना है, तो अब बस आपको बैलेंस वाली इक्वेशन, देखो ये दोनों इक्वेशन इसकी जैसी हैं, बस ये ढूंढना है कि इन दोनों में से बैलेंस्ड कौन सी है। तो यहाँ पे जो बैलेंस इक्वेशन है वो आपको कौन सी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके की इक्वेशन आपको बैलेंस दिखाई दे रही है। फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में आपको दे रखा है यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन दे रखे हैं, और यहाँ पे आपको दे रखे हैं 2 हाइड्रोजन 2 टाइम्स दे रखे हैं, तो 4 हाइड्रोजन, तो ये तो बैलेंस नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरी देखते हैं, यहाँ पे ये जो HOH लिखा है इसका सीधा मतलब है H2O। याद रखना HOH को मैंने खोल के लिखा है कि आपको समझ में आए कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो OH था वो किस तरीके से HOH में कन्वर्ट होता है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 4 हाइड्रोजन दिए हुए हैं और 4 हाइड्रोजन ये आपके यहाँ पे हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन 2 दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लोरीन 2 हैं, बेरियम आपका 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे दिया हुआ आपको वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। अब आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केमिकल आपका चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है। तो आपको ध्यान से देखना है कि इन्होंने पूछा है कि डज नॉट इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन, तो इनमें आपको ढूंढना है कि जो मेल्टिंग ऑफ द कैंडल है वो, या बर्निंग ऑफ द कैंडल है वो, या फिर डाइजेशन ऑफ फूड है, या आपका बनाना का राइपनिंग होना मतलब पकना, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि केमिकल चेंज कौन सा है। तो देखो बनाना का राइपनिंग होना ये तो केमिकल चेंज होगा ही होगा, डाइजेशन होना स्टमक में ये भी केमिकल चेंज होगा, और बर्निंग मतलब एक जो आपकी रोप होती है कैंडल की उसका जलना, केमिकल चेंज उसको बोलते हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जो कि वापस नहीं हो सकती है। समझ में आ रही है मेरी बात, मतलब आपने एक बनाना को पका दिया तो वापस कच्चा थोड़ी कर सकते हो, तो जो रिवर्सेबल नहीं होता, जिनको रिवर्स नहीं कर सकते, फिजिकल चेंज वो हो सकते हैं जो कि रिवर्सेबल हो, जैसे मोमबत्ती के अंदर जो मोम होता है, जो वैक्स होता है, उसका पिघलने के बाद में वो वापस से इस तरीके से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तरीके से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो पहले पिघला फिर सॉलिड में कन्वर्ट, फिर से पिघल सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक फिजिकल चेंज के अंदर आ गया। समझ में आ गई। तो मेल्टिंग ऑफ द कैंडल वैक्स इज द फिजिकल चेंज, नॉट ए केमिकल चेंज। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक स्टूडेंट ने केमिकल इक्वेशन लिखी है, ठीक है, और यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन है कुछ इस तरीके से है कि CO2 अगर हाइड्रोजन से मिलता है तो CH3OH बनती है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन द रिएक्शन बी क्लासिफाइड। आपसे पूछा है कि ये किस तरीके की
आपकी इक्वेशन है या फिर रिएक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि दो चीजें टूटी हुई एक साथ मिल रही है तो कैसी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ऑप्शन सी में और एक ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन बी और डी तो पहले ही गलत हो गए। तो सी और ए में से आपको चूज करना है कि कौन सा आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए को पढ़ते हैं, द रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन एज द कंपाउंड सेपरेट्स। अब सेपरेट तो होते नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी विल बी और आंसर इसमें क्या लिखा हुआ, द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन। मतलब ये जो एग्जाम्पल है वो कॉम्बिनेशन का है, बिल्कुल है कॉम्बिनेशन का। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एज टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। यही होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग, ये होता है कि जब दो एक साथ मिलकर एक सिंगल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, तो सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड का नहीं, हम 2-3 का सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखो, मैग्नीशियम मतलब Mg और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। तो फॉर्मूला बनाने के लिए उनकी वैलेंसीज को उनके नीचे लिख दिया जाता है। तो Mg की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, तो यहाँ पे साइन नहीं लगाते हैं, सिर्फ 2 लिख देते हैं। ऑक्सीजन की होती है -2, तो 2 लिख देते हैं। इसको रेशियो में लिख दिया जाता है और कैंसिल आउट कर दिया जाता है। कैंसिल करने के बाद में यहाँ पे आता है 1:1। रेशियो में अगर कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल करते हैं, नहीं होता तो कैंसिल नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आ गया आपका 1:1 और जो रिजल्ट आता है उसको Mg वाले वैलेंसी को ऑक्सीजन मतलब सेकंड वाले किसी भी आपके एलिमेंट के बेस पे लिख दिया जाता है। तो ऑक्सीजन के नीचे 1 लिख दिया जाएगा और 1 को लिख दिया जाएगा Mg के बेस पे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा Mg1 और ऑक्सीजन 1, या फिर हम इसको सीधा MgO भी लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं हम। A student learns that some products are formed as a result the combining two compounds, while some compounds are formed as a result the dissociation of the two compounds. The image shows two reactions. मतलब एक स्टूडेंट ने सीखा कि कुछ कंपाउंड एक पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड के टूटने से बनते हैं और कुछ कंपाउंड दो अलग अलग कंपाउंड के मिलने से बनते हैं। और आपको फिर एक इमेज दिखाई गई है, कैसी, इस तरीके से एक इमेज दिखाई गई है और आपको बताना है कि इसके अंदर जो रिएक्शन P है और रिएक्शन Q है। यहाँ पे 2 रिएक्शन दी हुई है, एक P रिएक्शन दी हुई है आपको और एक Q रिएक्शन दी हुई है। इन दोनों में से बताना है कि ये किस तरीके की रिएक्शंस है। तो P को देख के आपको पता चल रहा है कि 2 अलग अलग कंपाउंड एक साथ मिल रहे हैं, तो ये कैसी होगी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। और जो दूसरी वाली Q रिएक्शन है वो कैसी होगी, डिकम्पोजिशन होगी। यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है आपका ZNO + CO2 टूट रहा है, तो यही आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए, बोथ रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन, नो बोथ आर नॉट द एग्जांपल। नेक्स्ट दे रखा है बोथ रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ द डिकम्पोजिशन, दोनों डिकम्पोजिशन की भी रिएक्शन नहीं है। तीसरा दे रखा है यहाँ पे रिएक्शन P इज एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन, जो P है ऊपर वाली वो एक एग्जांपल है आपका कॉम्बिनेशन का और Q है वो एक एग्जांपल है किसका, डिकम्पोजिशन का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी और आंसर सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। यहाँ पे मैंने कंप्लीटली दिखाया हुआ है आपको रिएक्शंस कैसी दी हुई हैं, ठीक है, तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। अब यहाँ पे 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है कि आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में ही पता करना है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना। मतलब फर्मेंटेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने अंगूरों को सड़ाने के लिए रख दिया और अंगूर सड़ गए, अब दोबारा से फ्रेश अंगूर थोड़े ना मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना, तो ये एक केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है। तो पहला भी ऑप्शन ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन द फूड, आपने जो खाना खाया जिसको पचाया अब दोबारा से वो कंप्लीट रोटी में थोड़ी कन्वर्ट हो सकता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। तो केमिकल रिएक्शन वो होते हैं जो कि रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड मतलब दही का बनना, दोबारा दूध नहीं बन सकता, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबव। सारे ही ऑप्शन क्या है आपके केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं, केमिकल चेंज को दिखाते हैं। आगे मूव करते हैं। अ स्टूडेंट एड्स लेड एंड द सिल्वर टू डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स। मतलब आपके पास में एक टेस्ट ट्यूब है ये, जिसको नाम दे देता हूं मैं टेस्ट ट्यूब नंबर ए, और दूसरी टेस्ट ट्यूब है जिसका नाम दे दिया मैंने टेस्ट ट्यूब बी। क्लियर? और यहाँ पे आपको कॉपर सल्फेट भरा हुआ है दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट और यहाँ पे भी आपका कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। आपने ए के अंदर डाला क्या, आपने लेड डाला, पीबी जिसको बोलते हैं, और बी के अंदर डाला क्या, सिल्वर डाला, जिसको एजी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि जब आपने पीबी डाला
द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब विद लेड चेंज, मतलब जब आपने पीबी डाला तो उसका जो कलर था वो चेंज हो गया, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो उसका आपको रीज़न बताना है कि कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, तो आपको एक्सप्लेन करना है इसका रीज़न। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ए, अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस एज लेड रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, यही आपका आंसर होगा बेसिकली। कैसे, बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। बाकी के ऑप्शन में लिख रखा है अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती, डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकती, तो आप सिर्फ एक ही एलिमेंट डाल रहे हो, तो रिएक्शन होगी कैसे? रिएक्शन कुछ ऐसी दिखाई देगी, जो पीबी होगा वो लात मारेगा सीयू को, क्योंकि उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पीबी, और SO4 के साथ जाके बैठ जाएगा और SO4 को अपने साथ मिला लेगा और एक्वस सॉल्यूशन बना देगा, जिससे कलर चेंज हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार फिर सिल्वर ने क्यों नहीं किया? सिल्वर रिएक्टिव नहीं होता है मोर देन कॉपर, तो इसलिए पीबी ज़्यादा रिएक्टिव होने के, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को हटा देता है, लेकिन Ag जो होगा, जो सिल्वर होगा, वो रिएक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द रिएक्शंस इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी? आपको पता है कि जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पहले होती थी, उसके अंदर क्या करते थे, एक फ़ोटो लेते थे जिसमें डुप्लीकेट फ़ोटो बना देते और एक चीज़ डालते थे। क्या डालते थे? यहाँ पे आपका AgCl2 डालते थे, मतलब सिल्वर क्लोराइड डालते थे, और सिल्वर क्लोराइड को फोटो के ऊपर लगाते थे और सनलाइट में रख देते थे। सनलाइट के ऊपर यहाँ पे उसको हीट देते थे, एनर्जी, और फिर क्या होता था, जो आपका Ag रहता था वो फोटो पे चिपका रह जाता था और आपकी जो क्लोरीन होती थी वो गैस बन के उड़ जाती थी। क्लियर, समझ में आ गई बात? यहाँ पे आपको AgCl जो होता है वो मिलेगा, और AgCl का आपको सिर्फ यहाँ पे Ag ही आपको फोटो के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पे किस तरीके की रिएक्शन हुई? एक कंपाउंड दो कंपाउंड में टूट रहा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन विल बी योर आंसर। याद रखना, डिकम्पोजिशन विल बी योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन द लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद द पोटेशियम आयोडाइड? तो इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको रिएक्शन समझाता हूँ। क्या बोला है? लेड नाइट्रेट समथिंग लाइक दिस। लेड नाइट्रेट मतलब होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, और जो पोटेशियम आयोडाइड होता है उन दोनों में रिएक्शन होती है, तो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। जो Pb होता है वो K के लात मार के निकल जाता है, और K जो होता है वो नाइट्रेट के साथ में आके बैठ जाता है। जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है वो बनती है आपकी PbI और KNO3। अब ये रिजल्टेंट वैल्यू किस तरीके से आपको दिखाई देगी? जब आप मिलाओगे तो आपको एक प्रेसिपिटेट, मतलब एक सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगी, येलो इस कलर में, येलो कलर का आपको लेड आयोडाइड दिखाई देगा। समझ में आ रहे हो? ये कैसे, इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। तो यहाँ पे येलो कलर का आपको कहाँ पे येलो कलर लेड आयोडाइड दिया हुआ है? तो आप ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। आप जब मिलाओगे तो जो आपका लेड आयोडाइड होता है वो आपको दिखाई देगा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, the chemical reaction between the potassium chloride and the silver nitrate is given by the chemical equation। एक chemical equation आपको दे रखी है, AgNO3, जिसका मतलब होता है Ag मतलब सिल्वर और NO3 मतलब नाइट्रेट। जब KCl पोटेशियम क्लोराइड से मिलता है तो यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जो Ag होता है वो K के किक करके और खुद Cl के साथ बैठ जाता है, और जो आपका पोटेशियम होता है वो NO3 के साथ में आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान से सुननी है और क्या क्या पूछा है वो सुनना है। व्हाट कैन बी द इन्फर्ड फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन? इससे क्या पता चलता है? इस केमिकल इक्वेशन से आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू लर्न फ्रॉम दिस इक्वेशन? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट एंड द पोटेशियम अंडरगो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर्म द सिल्वर क्लोराइड। डिकम्पोजिशन तो हुआ ही नहीं, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम अंडरगोज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन to the form the silver chloride and the potassium nitrate. This can be the answer, but next को पढ़ते हैं। silver nitrate and potassium nitrate combination भी नहीं हुआ। डी ऑप्शन को पढ़ते हैं, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम अंडरगोज द डबल डिस्प्लेसमेंट। ऑफ कोर्स इस पूरे की पूरी रिएक्शन में आपको डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली है, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज शोज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन? देखो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स, तीन तरीके की चीजें होती हैं, एक एक को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन का मतलब समझा देता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट
के अंदर अगर ऑक्सीजन आके जुड़ जाए उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन हट जाए तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं इन जनरल लैंग्वेज। अगर दोनों चीज़ें एक ही रिएक्शन में हो रही है तो उसको हम रेडॉक्स बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन लगने और हटने को ही बोलेंगे, और किसको बोलते हैं डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ऑप्शन के हिसाब से तो गेन ऑफ द ऑक्सीजन विल बी योर आंसर, बट हम डिटेल में ऑक्सीडेशन को देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन होता क्या है? देखो, ऑक्सीडेशन अलग अलग तरीके से एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर 3-4 चीज़ें यहाँ पे कैटेगराइज की हुई हैं। पहली चीज़, अगर ऑक्सीजन आके मिल रहा है उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं कार्बन में ऑक्सीजन को मिला दूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन। कार्बन से ऑक्सीजन मिल चुका है। दूसरा फॉर्म होता है जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, वो होता है एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसका जो वैलेंसी हो वो नेगेटिव हो। अगर किसी भी एलिमेंट के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे सल्फाइड जुड़ रहा है आपका किसके साथ, आयरन के साथ में, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तीसरी कंडीशन, अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, किसी के साथ में हाइड्रोजन चिपका हुआ था, यहाँ पे सल्फाइड के साथ में चिपका हुआ था हाइड्रोजन, Br से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ और सल्फाइड अलग हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? अगर आपका हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? जिसके साथ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो यहाँ पे सल्फर का आपका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन के 3 तरीके सीख लिए। 3 तरीके हो तो हम उनको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। चौथा तरीका जिसको ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर हो, कोई भी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पे आयोडीन जो है ना वो किसके साथ चिपका हुआ है? आपके पोटेशियम के साथ, और पोटेशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, हम सबको पता है। तो इसका भी क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, तो उसको भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो 4 कंडीशंस होती हैं जो कि ऑक्सीडेशन को क्लासिफाई करती है या बताती हैं, तो चारों आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किनको बोलते हैं। ऐसी चीज़ें जो पिछले रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या थी? खुद जिम्मेदार थी। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन खुद एक ऑक्सीडेशन करने वाला होगा। सल्फर का लगना, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये भी ऑक्सीडेशन। क्लोराइन और ब्रोमीन, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का क्या होना? ऐड होना, जुड़ जाना। किसी भी एलिमेंट के साथ में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है जिसकी वैलेंसी माइनस में है और वो जुड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे कि जिसके साथ जुड़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन कर रहा है। समझ में आ गई? और इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर हट रहा है, जिसके साथ से हट रहा है उसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बोलेंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिडक्शन? रिडक्शन क्या होता है? जो भी आपने अभी तक ऑक्सीडेशन के अंदर सीखा उसका जस्ट अपोजिट आपका रिडक्शन होता है। आप वाइस वर्सा बोल सकते हो ऑक्सीडेशन का रिडक्शन। ठीक है? कैसे? देखो, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहला, हाइड्रोजन हट रहा था तो हम बोल रहे थे क्या? ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर ऐड हो रहा है हाइड्रोजन तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ठीक है? रिडक्शन। नेक्स्ट आपका एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हट रहा था, के आई में से के हट रहा था, तो आई का क्या हो रहा था? आयोडीन का ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है? एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब अगर के जुड़ रहा है जिसके साथ में उसका रिडक्शन हो रहा है। मतलब प्लस वाला, मतलब जिसकी वैलेंसी प्लस है, अगर वो ऐड हो रहा है तो उसको बोल देंगे कि इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर यहाँ पे रिमूव हो रहा है कौन? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसको बोल देंगे कि इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जस्ट उल्टा, पूरा का पूरा जस्ट उल्टा। अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट कि व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिस तरीके से आपका ऑक्सीडेशन करने वाले एजेंट थे, इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, जिसकी वजह से रिडक्शन होता है, उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें एक साथ हो, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी एक साथ हो। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे Fe जो है वो अगर ऑक्सीजन से मिलता है, मतलब आयरन में जंग लगती है, तो वो एक रेडॉक्स का एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल जो आप याद रख सकते हो हमेशा के लिए। ठीक है? कैसे? देखो ध्यान से, अगर मैं इस रिएक्शन में समझाऊं, मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? जब किसी में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, तो Fe के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना। और रिडक्शन मैंने क्या बोला था? रिडक्शन वो होता है जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपका जुड़ रहा हो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में Fe जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ही है वो जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
बस अब कभी भी किसी भी क्लास में आप गलती नहीं करोगे इन तीनों चीज़ों में। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द इमेज शोज दैट द रिएक्शन बिटवीन द जिंक एंड द हाइड्रोजन। जिंक और हाइड्रोजन के बीच में आपको रिएक्शन दी हुई है और आपसे पूछा है विच ऑप्शन शोज द ऑक्सीडेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो दिखाता है कि कौन सा ऑप्शन दिखाता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था। ऑक्सीडेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, देखो इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं। ओके, उसको हम बोल देते हैं कि इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां पे कौन सी कंडीशन है जो ये शो कर रही है कि यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, एक 1 by 1 हम ऑप्शन देखते हैं। Zn था, Zn+2 हो गया। Zn+2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए Zn ने, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब वो उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। जैसे Fe था, वो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव S के साथ जुड़ता था तो Fe ऑक्सीडाइज क्यों हो जाता था, क्योंकि S को वो अपने क्या दे देता था, इलेक्ट्रॉन्स दे देता था। तो कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दे, निकाल दे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दे, तो उस टाइम पे वो ऑक्सीडाइज है। क्लियर, बात समझ में आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the displacement reaction? This is the easiest question. यहाँ पे आपको देख के बताना है कि कौन सा आपका displacement reaction होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं MgCO3, और यहाँ पे MgCO3 टूट रहा है तो ये तो डिकम्पोजिशन होगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पे देखते हैं Na जो है वो किक आउट करके किसको हटा रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद बैठ जा रहा है, तो दिस इज द आंसर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगले को भी देख लेते हैं, यहाँ पे H और O मिल रहे हैं तो ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स हमें आंसर तो मिल गया लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब एक कंपाउंड टूट रहा है तो इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन। तो डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। नवीन अपेयर्ड इन क्लास टेस्ट, नवीन नाम का लड़का एक क्लास टेस्ट में जाके बैठता है। वेयर ही रोट सम स्टेटमेंट्स बट ही कंफ्यूज्ड, उसने कुछ सेंटेंस लिखे लेकिन वो कंफ्यूज है अबाउट द स्टेटमेंट जो उन्होंने लिखी हुई है। टू नो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, उनको पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वुड यू हेल्प हिम टू नो दैट, तो क्या आप मदद करोगे कि कौन सा स्टेटमेंट, ये 4 स्टेटमेंट लिखे हैं उन्होंने और आपको पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो एक एक स्टेटमेंट को हम देखते हैं, फिर देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। पहला, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखो सबसे पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, व्हाट इज द एंडोथर्मिक, व्हाट इज द एक्सोथर्मिक। बहुत इजी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी लगती हो, मतलब उसको होने में एनर्जी लगती हो, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। और ऐसी रिएक्शन जिसको होने के बाद में एनर्जी रिलीज होती हो, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गई बात। ऐसी रिएक्शन जिसको होने में एनर्जी लगती हो, जिसको करवाने में एनर्जी लगती हो, एंडो मतलब एंड हो रही है एनर्जी, और एक्सो निकल रही है एनर्जी, जिसके प्रोडक्ट के साथ एनर्जी निकलती हो। बस अब आप कर पाओगे। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, नो। ऑल, ये आपको पता करना है, यस और नो में बताना है कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इस दुनिया में, क्या उनको करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है? हाँ, थोड़ी बहुत तो एनर्जी की जरूरत होती है। तो आपको ढूंढना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ये तो करेक्ट है। द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, यस, ये भी करेक्ट है। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? तो जो फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक, ध्यान से सुनो, क्या जब पानी बनता है तो एनर्जी निकलती है कि नहीं निकलती है? दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, वाटर को लिया और उसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो क्या ये एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा? तो मैंने आपको समझाया था कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही हो, और एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी आपकी निकल रही हो। तो जब पानी का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बर्स्ट होता है, टूटता है, तो वहां पे एनर्जी निकलती है कि कंज्यूम होती है? फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एक ऐसी रिएक्शन होती है। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है। इसमें क्या होता है कि आपको एनर्जी लाइट की लेनी पड़ती है।
टू कन्वर्ट फूड को बनाने के लिए। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा आपका? ये होगा। उन्होंने बोला है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सर्च करना है। क्लियर? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो उसमें कोई भी एनर्जी साथ में नहीं निकलती है। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझना है और साथ में कोई एनर्जी नहीं निकलेगी, इसका मतलब समझना है। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट? आपको पता करना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट हैं। नंबर 1 आपका स्टेटमेंट दे रखा है, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लाइम वाटर रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अ वाइट precipitate of the calcium carbonate is formed along with the water। बिल्कुल ठीक है, इनकरेक्ट नहीं है। आगे चलते हैं। when zinc metal react with dilute sulfuric acid to form the zinc sulfate solution in the hydrogen gas। देखो इन्होंने बोला है कि जिंक मेटल Zn को अगर मैं रिएक्ट करवाता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बनता है, बिल्कुल बनता है, और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये भी करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट उन्होंने बोला है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो आप खाना खाते हो और जो आप श्वास लेते हो उन दोनों का मिल जाना। खाने के साथ ग्लूकोज गया, श्वास के साथ आपका ऑक्सीजन चला जाता है। इन द सेल आवर बॉडी टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यस, ये भी करेक्ट है, मतलब एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, the reaction between the nitrogen and oxygen to form the nitrogen monoxide is an exothermic। no, अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी, ये दोनों मिलेंगे तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। इन्होंने पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट है ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशंस represent the correct state of the reactants and the products involved at reaction temperature। मतलब आपको बताना है कि यहाँ पे लिक्विड और गैस की फॉर्म में सारी रिएक्शन सेम है, लेकिन आपको बताना है कि जो आपको लिक्विड और गैसियस फॉर्म दे रखी है उस फॉर्म को आपको बताना है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको जो लिक्विड और गैस दिया हुआ है इसको देख के बताना है कि कौन सा एब्रिविएशन रिप्रेजेंट करता है करेक्ट स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और H2O को। तो देखो ध्यान से, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है कि लिक्विड फॉर्म में होता है, नहीं, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होंगे सिर्फ इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन जो पानी बनेगा वो लिक्विड में दे रखा है। तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो कि आपको करेक्ट आपको स्टेट बताता है आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिजिकल चेंज? तो केमिकल चेंज ढूंढ लेते हैं, फिजिकल नहीं तो केमिकल चेंज कौन सा है वो पता कर लो। देखो, बॉइलिंग ऑफ वाटर वेपर का देना, तो ये तो फिजिकल चेंज हो गया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। मेल्टिंग ऑफ द आइस, वाटर में कन्वर्ट होना, मेल्ट होके, ये भी आपका रिवर्सेबल है, आसानी से वापस बर्फ बन सकता है, तो ये भी फिजिकल चेंज हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इन वाटर, पानी में आपने नमक मिला दिया, गर्म करके पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा, ये भी फिजिकल चेंज है। लास्ट में बच गया आपका कंबशन ऑफ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर आप एलपीजी को बर्न करते हो तो दोबारा से एलपीजी नहीं बना सकते, काश ऐसा हो पाता, तो गाड़ियां एक बार पेट्रोल डलाओ, एक बार एलपीजी डलाओ और फिर जिंदगी भर चलती रहती। रिएक्शन क्या होती है? तो आपकी प्रोपेन जो होती है वो बर्न होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और CO2 H2O और एनर्जी निकालती है, हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये कंबशन रिएक्शन होती है एलपीजी की, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन? आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कौन सी प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी वो पता करना है। पहला, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर ऑफ द गैस सिलेंडर, ये तो केमिकल रिएक्शन है ही नहीं इसमें तो कुछ। नेक्स्ट आपको लिक्विफिकेशन ऑफ द एयर, एयर को लिक्विफाइड करना मतलब कंप्रेस करना, ये भी केमिकल कोई रिएक्शन नहीं हो रही है यहाँ पे। कीपिंग पेट्रोल इन द चाइना डिश इन एन ओपन, खुले में पेट्रोल को आपको चाइना डिश मतलब एक छोटा सा गिलास का प्लेट जैसा आता है उसमें रखना, इसमें भी कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा। डी ऑप्शन दे रखा है हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर
एट हाई टेम्परेचर, इसमें केमिकल चेंज है, इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, इसको बोलेंगे केमिकल चेंज। सारे बाकी कैसे हैं, सारे के सारे फिजिकल चेंज है, लेकिन केमिकल चेंज है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। तो किस तरीके से आपका बर्न होगा, आपका जो कॉपर वायर होगा अगर हीट करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कॉपर ऑक्साइड आपको देगा। क्लियर, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको आपको ध्यान से देखने। चूज द इनकरेक्ट, मतलब 4 में से 3 आपके क्या है, करेक्ट है, एक इनकरेक्ट को चूज करना है। पहला आपको दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ पढ़ना है, द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन द केमिकल रिएक्शन। देखो ध्यान से, इन्होंने बोला है कि जो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जिसकी इक्वेशन लिखते हैं, उसको बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सेटिस्फाई करवाना पड़ता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करवाते हैं। करेक्ट है बात। नेक्स्ट, वी शुड नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट और द कंपाउंड टू बैलेंस एंड द इक्वेशन, मतलब हमें कभी भी फॉर्मूला को चेंज नहीं करना होता। करेक्ट है। दोज रिएक्शन इन विच द हीट इज इन्वॉल्व आर नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हेन मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन ऑफ द एयर फ्रॉम द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द वाटर वेपर। गलत, ये गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, जब मीथेन बर्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। इन्होंने पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट है ऑप्शन डी, बाकी सारे करेक्ट है। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है, जब मीथेन बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आपका CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड स्टोरेज ऑफ द फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल एंड फॉर द लॉन्ग टाइम, मतलब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसा प्रिजर्वेटिव गैस बतानी है जिसको मिला के किसी भी ऑयल को, किसी भी वेजिटेबल ऑयल को, किसी भी फैट ऑयल को आप बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो। तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपको मिला के, या कौन से ऐसे गैसेज हैं जिनको आपको मिला के रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं बताऊंगा सीधा आंसर, हीलियम और नाइट्रोजन ऐसी गैसेज हैं जो कि प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज होती है, प्रिजर्वेशन के लिए यूज होती हैं। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर द इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। क्लियर, तो यहाँ पे 3 करेक्ट होंगे, एक इनकरेक्ट होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। नेक्स्ट, जिंक रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव द जिंक सल्फेट एंड द हाइड्रोजन। बिल्कुल सही है, जिंक की रिएक्शन अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन और जिंक सल्फेट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ द एटम ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। बिल्कुल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन एम्फिसाइज दैट द मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड बट destroy in chemical reaction. No, this is wrong. Neither be created nor be destroy, ना तो बना सकते ना आप मिटा सकते हो। मास विल बी रिमेन सेम, ये होता है करेक्ट स्टेटमेंट। इन्होंने लिखा हुआ है बट डेस्ट्रॉय इन द केमिकल, आप मिटा सकते हो, बना नहीं सकते लेकिन मास को मिटा सकते हो, जो कि गलत है। तो इन्होंने पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो यही इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है उसके अंदर जब H2O जो होता है वो इस तरीके से टूटता है आपका H2 + O2। क्लियर, तो यहाँ पे पूछा है कि ये बताओ जो हाइड्रोजन और गैस का जो लिबरेट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वो किस वॉल्यूम में होगा। तो ये क्वेश्चन बार बार आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो H जो होगा वो 2 के रेशियो में और ऑक्सीजन होगा वो 1 के रेशियो में होगा। तो 2:1 विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज विच ऑफ द गिवन रिएक्शन और हीट इज द एब्जॉर्ब्ड। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है अच्छे से और इन्होंने बताना है कि वेयर द हीट इज एब्जॉर्ब्ड, कहाँ पे किस रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है कि कौन सी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हीट एब्जॉर्ब्ड वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन A B C D इस तरीके से दिए हुए हैं।
पढ़ते हैं एक एक करके एक एक रिएक्शन को, फिर हम चलते हैं लास्ट कंक्लूजन पे। पहली ऑप्शन में, ए ऑप्शन में दे रखा है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द क्विकलाइम एंड द वाटर। ये तो सीधी सी बात है कि जब आप CaO को H2O से मिलाओगे तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ तो आपका आप बोल सकते हो कि हीट एब्जॉर्ब्ड नहीं होगी। दिस इज द एक्सोथर्मिक, इन्होंने बोला है कि हीट एब्जॉर्व करने वाली रिएक्शन ढूंढो, तो दिस इज नॉट द आंसर। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द जिंक एंड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे भी हीट क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। दिस इज द एक्सोथर्मिक ऑल्सो। सी ऑप्शन पे चलते थे, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड द अमोनियम क्लोराइड। दिस इज द रिएक्शन जिसके अंदर आपको यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। कैसे होगी ये रिएक्शन, देखते हैं ध्यान से, इसको रिएक्शन को पूरी को समझते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या रिएक्शन करवानी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, बेरियम मतलब Ba, हाइड्रोक्साइड BaOH, और इसका वैलेंसी होता है 2 Ba का, तो BaOH का होल ट्वाइस। बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, अमोनियम क्लोराइड का। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। अभी यहां पे क्या होगा कि इन दोनों को, ये इतने लो या फिर बोल दो कितने आलसी होते हैं कि इजीली अब एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अब ये रिएक्ट करेंगे तो यहां पे आपको हीट देनी पड़ेगी, यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी। उसके बाद में यहाँ पे जो बनने वाला है वो आपका होता है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे बना देंगे BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ अमोनिया NH3 निकल के चला जाएगा और प्लस में पानी H2O। तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको चाहिए एनर्जी, एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे हीट, तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। हेयर द एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। अगर मैं इसको थोड़ा सा ढंग से देखूं तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, BaOH का होल ट्वाइस NH4Cl BaCl2 NH3 और H2O। अब यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इस रिएक्शन को करवाने के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेरियम क्लोराइड ऑन द रिएक्टिंग विद द अमोनियम सल्फेट forms the barium sulfate and the ammonium chloride. Which of the following correctly represent the type of the reaction involved? तो आपको बतानी है कि अगर मैं इस रिएक्शन को करवाता हूं तो ये किस तरीके की रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले रिएक्शन पता होना चाहिए आपको। तो बेरियम क्लोराइड जो होता है वो होता है BaCl2 और अमोनियम सल्फेट होता है आपका NH4 ब्रैकेट क्लोज और SO4, क्योंकि ये है अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा ये पूछा आपको। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रिसिपिटेशन होगा किसका, बेरियम सल्फेट एक प्रिसिपिटेशन की फॉर्म में निकलेगा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज प्रिसिपिटेशन। यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो आपको केमिकल के अंदर दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, मतलब आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट है सम केमिकल रिएक्शंस आर द कैटेगराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस को, कुछ केमिकल रिएक्शन को कैटेगराइज किया जाता है किसके बेस पे, कि उनके अंदर प्रिसिपिटेशन होता है। देखो प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो कि मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है कि कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, आपने एक लिक्विड में कोई लिक्विड डाला और थोड़ी देर उसको हिलाया, शेक किया, तो वहाँ पे आप लिक्विड के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर देख लोगे कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स बनने लग गए, उसको ही बोलते हैं प्रिसिपिटेट होना, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सम केमिकल रिएक्शंस आर कैटेगराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिसिपिटेट, बिल्कुल कैटेगराइज करी जा सकती है कि इसके अंदर होता है इसके अंदर नहीं होता है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, अ प्रिसिपिटेट इज अ लिक्विड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ये इनकरेक्ट है क्योंकि प्रिसिपिटेट हमेशा सॉलिड फॉर्म में मिलता है ना कि लिक्विड फॉर्म में। तो इनकरेक्ट ही पूछा तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट एंड द चूज द इनकरेक्ट वन। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना इनमें से। सबसे पहला स्टेटमेंट दे रखा है द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन जिंक ग्रैन्युल्स रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ऑफ कोर्स जब आपका रिएक्शन होगा किसके साथ में, जिंक का
प्लस में यहाँ पे द बबल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे जब रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, H2SO4 के साथ में। क्यों? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल बनती है। क्लियर? जिसको हम कैंडल्स के पॉप से सुनते हैं, कैंडल के बर्स्ट से सुनते हैं। ठीक है, ये तो करेक्ट है। तो दूसरा ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन द मैग्नीशियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। देखो, अगर मैं मैग्नीशियम को डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करवा दूंगा, कोई भी एसिड हो, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और ये प्रोड्यूस होगा ही होगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? नेक्स्ट आपसे बोला है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी व्हेन डाइल्यूट HCl डाल दिया जाए सोडियम कार्बोनेट के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं होता, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, H2O पानी प्रोड्यूस होता है। रिएक्शन कैसे होती है देखते हैं। रिएक्शन जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, अगर मैं Na2CO3 के साथ में रिएक्शन करवाता हूं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा NaCl बनेगा, प्लस में H2O बनेगा, पानी बनेगा, NaCl H2O, प्लस में यहाँ पे CO2 बनेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो कहीं पे बन ही नहीं रही, तो ये आपका आंसर होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल सेक्शन ऑप्शन सी। लेट्स मूव फर्दर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। आपको बताना है कि कौन सा सच है, सही कौन सा है। इस बार बताना है कि ट्रू कौन सा है, फॉल्स नहीं बताना, इनकरेक्ट नहीं बताना, सच वाला बताना है। बोला है कि एक्सपोजर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड द सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाता था। दिस इज द वेरी ट्रेंडिंग क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको 2-3 क्वेश्चन में डाला है। तो इसमें बताना है कि ग्रे में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द क्लोरीन गैस फ्रॉम द सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से चूज करना है। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड हो सकता है, लेकिन दूसरे को ढंग से पढ़ो। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम द सिल्वर क्लोराइड, यस दिस इज, यहाँ पे जो क्लोरीन गैस है वो गैस की फॉर्म में निकलेगा क्लोरीन, इसलिए ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। आपको कैसे पता चलेगा कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है? उसमें से गैस प्रोड्यूस हो, बिल्कुल केमिकल रिएक्शन में होती है। दूसरा, उसमें प्रेसिपिटेट बने, बिल्कुल बनता है। कलर चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो, स्टेट चेंज हो, बिल्कुल बंद होता है। तो ऑल ऑफ दीज, आपको ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सब कुछ होता है इनमें। नेक्स्ट आपसे पूछा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना है आपको कि इनमें से किस में आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रही है। इजी है, बहुत इजी है, देखो ध्यान से। यहां पे देखते हैं तो ये तो है सिंगल, सबसे पहले ये देखते हैं Cu और Cl2 को रिमूव करके ये Pb बैठ गया, तो ये तो है आपका सिंगल, मतलब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। यहां पे भी इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, यहां पे आप देख रहे हो Na2SO4 और BaCl2, और Ba की जगह SO4, SO4 के साथ Ba और Cl के साथ में आपका Na, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, it is advised to before burning in air the magnesium ribbon is cleaned by the rubbing with the sandpaper. why? आप मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ते हो, क्यों रगड़ते हो? ऑप्शन ए, सो दैट इट मे रेडली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर, मतलब जो रेडी हो जाए, इसके सरफेस के ऊपर जितनी भी खामियां हैं वो हट जाएं और इजीली ये जल जाए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन बी को पढ़ते हैं, सो दैट इट मे लुक वेरी शाइनी, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। सो दैट इट कैन इजीली सी बाय नेकेड आई, ये क्या बात हुई? तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपको बताना है कि ऐसा प्रोसेस बताओ जिसमें से एनर्जी रिलीज होती हो। रिएक्शन ऑफ वाटर विद द क्विकलाइम, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ओके, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको यहां पे बताना है कि कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपका होगा जब आप क्विकलाइम को डालोगे पानी में तो वहां से हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर आता है। सिंपल, मैंने पहले भी बताया कि जब चूना जो होता है CaO,
कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पानी में डालते हो तो यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस प्लस में हीट प्रोड्यूस होती है। आपने कहीं कहीं देखा भी होगा, कहीं तो देखा होगा पक्का, कि जो व्हाइट कलर का एक चूना आता है, मोटे से पत्थर आते हैं, उसको अगर पानी में डालते हो तो उबलने लगता है पानी। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज करेक्ट। आपको एक रिएक्शन दी हुई है और आपको रिएक्शन के हिसाब से स्टेटमेंट बताने के कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे Fe जो है वो H2O से रिएक्शन कर रहा है और Fe3O4 बना रहा है, मतलब Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर जो है रिड्यूस हो रहा है और वाटर एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस तो हो ही नहीं रहा और वाटर आपका क्या नहीं है, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन आयरन तो पक्का ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑप्शन सी पे सीधा चले जाते हैं। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, और जो वाटर है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वाटर, ऑक्सीडाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ NH3 और ऑक्सीजन को अगर मैं मिला देता हूं, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो N के साथ चला जाता है और H जो है वो ऑक्सीजन के साथ में आ जाता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कि ये रेडॉक्स है कि न्यूट्रलाइजेशन है कि कैसी है। तो देखो ध्यान से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा है और ऑक्सीजन आपके नाइट्रोजन से मिल रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। और रेडॉक्स भी कैसी, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। तो a redox reaction is the because oxidation and the reduction both happening simultaneously. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिजिकल चेंज। तो आपको केमिकल चेंज ढूंढना है, इनमें से कौन सा है। तो पहले भी मैं बता दिया हूं और अभी भी बता रहा हूं, कंबशन ऑफ LPG इज द केमिकल चेंज, नॉट अ फिजिकल चेंज। फैटी फूड जो होते हैं वो रेंसाइड हो जाते हैं, रेंसाइड मतलब सड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है। एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन अगर फैटी ऑयल के साथ में रिएक्ट करता है तो आपके फूड को सड़ा देता है। तो आपका कुछ इस तरीके से रिएक्शन होता है। फैटी एसिड अगर आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो इट मेक कॉज द रेंसाइड या फिर रेंसिडिटी वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो ऑक्सीडेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेंसिडिटी ऑफ फूड। नेक्स्ट, वी स्टोर द सिल्वर क्लोराइड इन द डार्क बोतल। जो सिल्वर क्लोराइड होता है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, उसको हम यूज करते हैं या फिर बोल दो उसको हम स्टोर करते हैं किसके अंदर, डार्क बोतल के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर उसको लाइट में रखेंगे तो उसके अंदर से जो क्लोरीन होता है वो उड़ जाएगा लाइट, सनलाइट को एब्जॉर्व करके। तो इसलिए आप बोल सकते हो टू अवॉइड द एक्शन ऑफ द सनलाइट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, किस तरीके से रेंसिडिटी मतलब फूड को ऑक्सीजन से रिएक्शन होने से बचा सकते हैं। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। फूड को हम लाइट से दूर स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल। अब रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दीज, तीनों ही आपके ऑप्शन ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारे MCQs खत्म होते हैं। अब हम जो इक्वेशंस होती है उनको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन दी हुई है, बड़ी कमाल की इक्वेशन है। पॉज द वीडियो, अपने आप से खुद से ट्राई करो, प्रैक्टिस करो और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। दिस इज काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू। मैं आपको यहाँ पे एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रहा हूँ, दोनों के आपको सही फॉर्म, जो सही फॉर्म होंगे वो यहाँ पे बताने हैं। और अगर आपको नहीं आता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। दिस इज होमवर्क एंड दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। इनको बैलेंस करना है, दोनों आपके लिए होमवर्क है। दोनों को बैलेंस करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो भी लिखना है। देन आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। और अगर आपको किसी भी MCQ में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसको भी साथ में लिखो। आई विल डेफिनेटली 101% आई विल रिप्लाई। अगर आपको कोई बहुत बड़ा डाउट है तो मैं एक वीडियो बना के उसका लिंक ही नीचे आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ हिट द लाइक बटन और शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है। अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू एवरीबॉडी।